अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम गंदम पे बात करेंगे। गंदम इस वक्त काश्त हो चुकी है, कहीं काश्त भी हो रही है या काश्त मुकम्मल हो चुकी है। जहाँ जहाँ काश्त हो रही है वहाँ अब क्या करना है, क्योंकि जैसे जैसे ताख़ीर होती है गंदम की पैदावार में कमी होती जाती है। फिर जहाँ काश्त हो चुकी है अब वो DAP आपने इस्तेमाल कर ली, आगे यूरिया का मरहला है, कहाँ कहाँ यूरिया इस्तेमाल करनी है, यूरिया दस्तयाब ना हो तो फिर क्या करना है, पानी कितना लगाना है, गंदम की देखभाल कैसे करनी है ताकि हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। ये हमारे आज का मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं आमिर नज़ीर बुच्चा साहब। आप ज़राई माहिर हैं, ज़राअत से मुंसलिक हैं और ख़ुद फार्मिंग भी करते हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, तरक्की पसंद काश्तकार हैं, काश्तकारी को बेहतर अंदाज से समझते हैं। उनसे भी जानेंगे कि गंदम की क्या सूरत हाल है। दूसरे मेहमान मौजूद है डॉक्टर नाज़िम हुसैन लाहौर साहब। आप ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबा ज़राअत से मुंसलिक हैं, ख़ुद काश्तकारी भी करते हैं और साथ साथ तहकीक भी करते हैं, तालिब इल्मों को पढ़ाते हैं। तो इनकी तहकीक और तदरीस क्या कहती है कि गंदम इस वक्त जो है किस मरहले पर है। आपका बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। बुच्चा साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आपने खुद गंदम काश्त की? जी बिल्कुल की। अच्छा, तो वैरायटी का तयन कैसे करते हैं आपके? जी मैंने ये वैरायटी जो है काश्त करनी है, बीज के हसूल का क्या तरीक़ाकार है आपका? जी, बीज का हसूल का तरीक़ाकार बुखारी साहब ऐसा है कि जब इंसान को एक विज़न होता है ना कि मैंने काश्तकारी करनी कैसे है, ठीक है, तो इस पे हमने अपने आप को बेस करके आगे बढ़ना होता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि बीज लेने के लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारी फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट की अप्रूव्ड वैरायटी हैं उन पे कंसंट्रेट करते हैं कि कौन से जो मंजूर शुदा बीज है उसको हासिल करते हैं। आप भी ऐसे ही करते हैं? जी ऐसे ही करते हैं। ये बताइए, आपको ये जो काश्तकारी है लेगेसी में वर्षे में मिली है या? जी बिल्कुल वर्षे में मिली आपके है। वालिद भी यही काम करते हैं? और उसके फिर बाद में इसी की तालीम हासिल की। फिर वो बरसा बरस जो है वो पीछे जो हुनर था, इल्म था, वो भी आप तक पहुंचा और फिर आपने खुद तालीम भी जो है एग्रीकल्चर की। मैं प्लांट पैथोलॉजिस्ट भी हूँ। अच्छा, ठीक है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। हम मौजू पर जाने से पहले मैं ऐसे मुख्तसरन आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पास ये इतना सारा तजर्बा है, इतनी तालीम है, तो हम ज़राअत में दुनिया से पीछे क्यों हैं? हम ज़राई मुल्क भी हैं, हमारा काश्तकार बहुत मेहनती है, हम उसको जो टास्क देते हैं वो पूरा भी कर देते हैं, लेकिन दुनिया में हम ज़राअत में बहुत पीछे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है। हमने ज़राअत ने पीछे होने की वजूहात जो बहुत सारी हैं, वो एक तो ये है कि पहले तो हमारा फार्मर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जदीद साइंस के असूलों को नहीं जानता था, जदीद ज़राअत के असूलों को नहीं जानता था। लेकिन पिछले चंद सालों से उसमें विज़न आना शुरू हुआ है कि यार मैंने भी जदीद साइंस के मुताबिक अपनी ज़राअत को आगे लेके जाना है। वो कैसे लेके जाना है? देखें, बात यह है कि हमारी एग्रीकल्चर बेस करती है इन असूलों पर, जिन असूलों पे हमने उसकी पर एकड़ यील्ड को बढ़ाना है। और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कब करना है? पहले फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल का विज़न हमारे फार्मर के पास नहीं था। कौन सी खाद किस वक्त डालनी है, कौन सी खाद, हाँ ये भी नहीं था। उसको जो खाद दस्तयाब होती थी डाल देता था। वो कट्ठी ज़्यादा मिल गई है तो ज़्यादा डाल दी है, नहीं है तो फिर बीमारियों का हमला हुआ है, दुकानदार के पास गया है, उसे कहा कि कंसल्टेंट है, उसने उसकी कंसेंट के मुताबिक वो दवाई लेके स्प्रे कर देता था, जिससे उसको कोई फायदा नहीं। मिसमैनेजमेंट थी। असल में हमारी पर एकड़ ज़राअत की तरक्की ना होना, यही चीज़ें हैं जो हमारी मतलब काश्तकार को आप ये समझते हैं कि प्रॉपर अवेयरनेस नहीं थी, आगाही नहीं थी। अब आगाही जैसे जैसे आ रही है, बेहतरी होती जा रही है। डॉक्टर साहब को भी शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब गंदम में बात करते हैं, लेकिन ये एक मौजूद थोड़ी सी जिक्र आ गया। हम गंदम की भी फी एकड़ पैदावार पर अगर देखें तो हम जिस जगह पर खड़े हैं दुनिया से आधी पैदावार हासिल कर रहे हैं। हम सारा कुछ वो हमें मुयसर है, फर्टाइल ज़मीन भी है, पानी भी है, नहरी पानी भी है, काश्तकार भी बनती है, खाद भी डालते हैं, लेकिन हम दुनिया से पीछे क्यों हैं? इसकी कई वजूहात हैं। जिस तरह बुच्चा साहब ने कहा, गंदम में अगर बात करें, गंदम की बात करूं, हमारे सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी काश्ती लागत ज़्यादा है और पैदावार कम है। अब हमारा 90% पानी हमें मुफ्त मिलता है बेशतर, जहाँ नहरी है। नहीं सर, वो भी पानी के पैसे लिए जाते हैं हमारे पास। नहीं, यही है ना, नहरी पानी है वो तो आपका 1/3 हिस्से को सैराब करता है ना, बाकी तो आपने ट्यूबवेल चलाना है और उसके लिए डीजल चाहिए या बिजली चाहिए। तो बिजली भी अब महंगी हो रही है, डीजल भी अब 2000 रुपया घंटा जो है वो पानी का रेट हो गया है। इसी तरह खादों की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं। अब ज़ाहिर है 90% आपका काश्तकार छोटा काश्तकार है। अब
जिसके पास शायद 12 एकड़ से कम ज़मीन अगर साहब जब खादों की कीमत कम थी तब भी हमारी फी एकड़ पैदावार यही थी, इससे भी कम थी। मैं वही अर्थ कर रहा हूँ ना कि अगर ये अब लोगों में ज़ाहिर शऊर आ गया है, अब ख्वाहिश भी होगी खाद पूरी डालने की तो वो खाद डाल नहीं सकते, वसाइल नहीं है। अब 14,000 या उससे ज़्यादा की DAP की बोरी है, लेकिन डाल तो रहे हैं ना, अगर ज़ाहिर है को पता है कि मुनाफा मिले। अब यही है ना। अब मुझे देखिए ना, आखिर हम फी एकड़ क्या होनी चाहिए दुनिया में क्या है? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, अभी हमारे यहाँ जो मसला है वो ये है कि हम लोग जो खादें इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नहीं पता कि कितनी करनी चाहिए। अब कोई DAP एक बोरी इस्तेमाल कर लेता है तो 3 या आधी बोरी करता है तो यूरिया की 3-3 बोरियां डाल देता है, पोटाश बिल्कुल नहीं डालता। जब तक आप मुतवाज़न खुराक नहीं देंगे, 16 ग़िज़ाई अनासर चाहिए फसल को। आज आपने वो 16 जो अनासर हैं वो बताने हैं जी। और मुतवाज़न खाद का फार्मूला भी बताना है, ताकि जो काश्त कर चुके हैं हमारे काश्तकार भाई वो यहाँ से आगाही हासिल करें। बिल्कुल सही। बच्चा साहब ये बताइएगा कि हम गंदम की फी एकड़ पैदावार कितनी हासिल कर रहे हैं? सर इस वक्त ऑन एन एवरेज 20 से 25 मन। ये तो ना होने के पर जबकि हमारी वैरायटीज में जो पोटेंशियल है वो 60 से 70 मन है। आप देखें कि अगर हम यही फर्क आ गया जी, ठीक है, आप रकबे को छोड़ दें, अगर हम फी एकड़ पैदावार ही बढ़ा लें तो हमारे पास तो इतनी गंदमों के संभालने की जगह ना मिले हमें कि भी इसको लेके कहाँ। हर सब देखें, बात यह है कि वही बात है कि हमने हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, तभी हम उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि हमने जो हमारी बेस है ज़मीन, सबसे पहले उसका इलाज करना है। हमारा ये भी फैक्टर है, वहाँ भी कमजोरी है, वहाँ भी कमजोरी है हमारे, जानते नहीं है ज़मीन से फिर आगे हम जो खादें इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेसिक खादें इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें हमारा जो पोटेंशियल है, मतलब ज़मीनें फर्टाइल तो हैं, जो दस्तियाब पानी है, ज़मीन है और खादों की अवेलेबिलिटी है और बीजों की जो अवेलेबिलिटी है, उसको अगर सामने रखें दस्तियाब हालात में, मैं आपको कह रहा हूँ, तो हमें हमारी फी एकड़ पैदावार गंदम की कितनी होनी चाहिए? सर दस्तियाब वसाइल में मैं समझता हूँ, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 50 मन पैदावार होनी चाहिए दस्तियाब में। इस वक्त जो हमारी सॉइल की कंडीशन को भी देखना है हमने दस्तियाब वसाइल को भी देखना है, तो 50 मन पर एकड़ यील्ड होनी चाहिए, जो कि हम हासिल नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि जो काश्तकार 50 मन गंदम फी एकड़ से हासिल नहीं कर रहा तो उसको देखना चाहिए कि कहीं कोताही उसके अंदर मौजूद है। जी ठीक है ना, चीज़ों की तरतीब बदलनी है, चीज़ों को वहीं ठीक करना है। मतलब उसके लिए ये नहीं चाहिए कि मज़ीद खाद चाहिए, मज़ीद पानी चाहिए। वो दस्तियाब वसाइल में अगर जो काश्तकार 50 मन गंदम नहीं ले रहा, जी बिल्कुल ठीक है ना, तो उसको अपने मामला ठीक करने चाहिए। आपने हमें बताना भी है कि वो गंदम के मामला जो है किस तरह ठीक कर सकते हैं जिससे वो 50 मन फी एकड़ ले। गवर्नमेंट ने भी टारगेट मुकर्रर की है, वो भी इससे बहुत कम नीचे है। पता नहीं क्या वजह है कि क्यों। देखिए अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज अवेयरनेस तो नहीं दे रहे हैं और फिर सदियों से अवेयरनेस आ रही है। अब गंदम की काश्त जो है नई चीज़ है हमारे काश्त, नई चीज़ें भी तो आ रही है ना। अब जो रस्ट के डिजीज़ हैं, ये मेरा अपना सब्जेक्ट भी है, ठीक है, जो लीफ रस्ट जो इस वक्त हमारे गंदम की फसल को अटैक किया, पहले नहीं हुआ करती थी। ठीक है, लीफ रस्ट है, रस्ट भी 3 किस्म की हैं। असल चीज़ है कि उन पे फार्मर को अवेयरनेस देनी चाहिए कि हमने रस्ट के अगेंस्ट क्या कुछ करना, क्या मुकाबला कैसे करना है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब ज़रा मौजू पे भी बात करते हैं जी। ये रिलेटेड था लेकिन मौजू असल है कि हमने आगाही देनी है काश्तकार को। इस वक्त गंदम की जो फसल काश्त हो चुकी है जी, उसकी मजमूई रिपोर्ट क्या है, किस सूरत हाल में खड़ी है गंदम? देखें जी, जिन्होंने गंदम की जो काश्त है, अव्वल काश्त तो 20 नवंबर तक है, ठीक है, या 30 नवंबर तक काश्त हो जानी चाहिए। लेट काश्त हम इसको कहते हैं। तो 15 नवंबर के बाद हर दिन पैदावार कम होती है। 16 किलो फी एकड़ फी दिन पैदावार कम होती जाती है। अभी भी काश्त कर रहे हैं लोग, मैक्सिमम लोग तो काश्त कर चुके हैं। अब लोगों में इतना शऊर आ गया है। आप जो पैदावार बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसमें जिस पे कोई ख़र्चा नहीं आता वो यही है कि आप वक्त पे काश्त कर लें, जिस पे तो कोई खर्चा नहीं आता। सबसे अहम पहलू यही है कि वक्त पे काश्त 15 नवंबर तक हमारी बिजाई मुकम्मल हो जानी चाहिए। ये सबसे पहली बात है। अगर ज़मीन दस्तयाब नहीं है, फारिग नहीं है, तो ज़ाहिर मजबूरी हो जाती है। उसके लिए भी फिर और तरीक़ेकार है ना कि किस तरह। इस वक्त जो फसल काश्त हो चुकी है जी, वो किस कैफियत में खड़ी है? आपकी रिपोर्ट क्या है? आप देख भी रहे होंगे, जायजा भी ले रहे होंगे। जी हाँ, इस वक्त जो है जो फसल काश्त हो चुकी है ज़्यादा, उसमें यह है कि पहला पानी का मरहला
आ चुका है, कुछ लोग पहला पानी दे चुके हैं जिन्होंने नवंबर के पहले हफ्ते बिजाई की है। ठीक है। तो 15 के बाद वाले जो हैं वो अब पानी जो है वो लगा रहे हैं, क्योंकि 25 दिन बाद पहला पानी लगाते हैं और ये पानी बहुत अहम होता है। अच्छा, ठीक है। इस पानी को अगर हम देर से देंगे तो जड़ें जो हमारी बन रही होती हैं वो मुतासर होती हैं। ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ एक पानी है ना पूरी फसल के लिए, अच्छा, तो वो पहला पानी लगाना चाहिए। अच्छा, एक पानी है तो वो भी यही लगाना यही है। लगाना है, क्योंकि फसल स्टैब्लिश होगी, जड़ बनेगी तो फसल आगे चलेगी। ठीक है। तो सबसे अहम पानी मैं समझता हूँ ये पहला पानी होता है। फसल अच्छी खड़ी है जी, फसल इस वक्त ठीक है, बेहतर है, क्योंकि शुरू में तो जाहिर है अगर आपका बीज अच्छा है तो उगाव अच्छा होगा। ठीक है, इस पर मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, गंदों में बात करें, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं गंदम की फसल पे, और अब आपने जो गंदम की फसल काश्त कर ली है इस पे क्या देखभाल करनी है, ये हमारा मौजू है और माहिरीन हमारे साथ मौजूद है। बच्चा साहब ये बताइएगा कि जो लोग अभी भी गंदम काश्त कर रहे हैं या काश्त करने का सोच रहे हैं, उनके लिए मशवरा क्या है, काश्त करें या ना करें, कि अब वक्त नहीं है, नुकसान करेंगे, पैसे भी ज़ाय करेंगे, वसाइल ज़ाय करेंगे। देखिए, गंदम की पर एकड़ यील्ड के लिए ज़रूरी होता है उसका ड्यूरेशन पूरा देना। ठीक है। अगर आप इस वक्त गंदम काश्त करेंगे इसका मतलब है कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। दूसरी फसलें भी या अल्टरनेट फसलें काश्त करें, ज़रूरत तो नहीं है कि आपने अब गंदम ही काश्त करनी है। मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टेज नहीं करनी चाहिए। करेंगे तो नुकसान जी बिल्कुल ऐसे ही। अब लोग फिर भी टेलरिंग पूरी नहीं होती, दाने आ जाते हैं घर के, जी चलो जी, सर वो पहले भी सोच लेना इस चीज़ को, पहले सोच लेना। ठीक है, तो ये मतलब अब काश्त नहीं करनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हम जो बात कर रहे थे कि फी एकड़ पैदावार हासिल करने के लिए, अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप शुरू में जो पहला पानी है उसको उसके ख़ास तौर पे ख्याल रखें, और उसको ज़मीन की कैफियत देख के फ़ैसला करें या उसका ड्यूरेशन देख के फ़ैसला करें कि ये पहला पानी अब इसको देना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये जो महकमे की सिफारिशात होती हैं ये जर्नल होती हैं। ठीक है। मैं एक मिसाल देता होता हूँ कि आप जब एक शर्ट ख़रीदने जाते हैं ना दुकान से, तो किसी को गला ढीला होता है, किसी को बाजू लंबे होते हैं, तो वो उसको आल्टर करता है या उसको दुरुस्त कराता है। तो ये रिकमेंडेशन में भी इसी तरह होता है कि आपकी ज़मीन अगर रेतली है तो ज़ाहिर है पहले पानी खुश्क हो जाएगा, वतर आपका जो है आपको पानी थोड़ा सा पहले देने पड़ेगा। अगर ज़मीन में नामियाती मादा है या पक्के वाट है तो फिर आप पानी थोड़ा सा देर से देते हैं। फिर पिछली फसल का भी असर होता है। अगर आपने धान के बाद काश्त की हुई है तो 35 दिन के बाद आपने पहला पानी लगाना है। अच्छा, ठीक है। और फिर मौसम को भी देखना है, और ठंडा मौसम है, बारिश हो गई है, बारिश हो गई है या इस तरह से, तो उससे जनरल फार्मूला है क्या? अब मैं काश्तकार हूँ जी, तो मेरे लिए गाइडलाइन है क्या कि पहले पानी का फैसला मैंने कैसे करना है? उसका फैसला आपने ज़मीन को देख के करना है। आप कुछ भी ना करें, ज़मीन को 6 इंच मट्टी उठा के देख लें कि नीचे वतर है या नहीं है। अगर खुश्क अगर नमी है हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि अभी पानी की जरूरत नहीं है। अगर खुश्क है ज़मीन तो 6 इंच तक जी, तो अगर खुश्क मिल रही है तो फिर आप पानी लगा दें। ठीक है। अच्छा बच्चा साहब, अब आते हैं कि आपने पहला पानी दिया, खाद DAP डाल ली है, ज़मीन की तैयारी के वक्त डाल ली है। अब DAP की फिर भी कहीं किसी मरले पर ज़रूरत है या बस वो जो ज़मीन की तैयारी के वक्त डाल ली है काफ़ी है? अगर 2 बोरियां दे दी हैं ना तो फिर तो ज़रूरत नहीं है। अगर दस्तयाब नहीं थी उस वक्त, हाँ दस्तयाब नहीं तो फिर कोशिश ये करें कि आप बहुत सारी खादें ऐसी आ चुकी हैं जो एसिडिक खादें हैं, तेजाबियत वाली खादें हैं, और पाउडर फॉर्म में है, क्योंकि DAP को जड़ों तक पहुंचना ज़रूरी है। फास्फोरसिक खादों को ये खुद ट्रैवल नहीं करती, जड़ें जब तक नहीं पहुंचेंगी, तो इसको ट्रैवल करना मतलब, तो जो आजकल जो खादें आ चुकी हैं जो तेजाबियत वाली खादें हैं, तो उसको आप इस्तेमाल करें पानी के साथ, नाइट्रोजनी खादों के साथ, ठीक है, उसको साथ इस्तेमाल करके अगर आपने पहले कम दी है तो उसकी कमी को आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन पहले पानी के बाद आप ये भी देख लीजिए कि फिर जड़ी बूटियों के भी ध्यान में रखना है कि उनकी तलफी भी बर वक्त ज़रूरी है। पहले पानी के साथ ही जड़ी बूटियां भी जो है वो उगने शुरू हो जाती हैं, खासकर चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां जो है वो उगनी शुरू हो जाती हैं। बात करते हैं जड़ी बूटियां जो है उससे बचना कैसे है और फिर मैनेज कैसे करना है। डॉक्टर साहब, मैं इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। आमतौर पे DAP हम बिजाई के वक्त इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका काम है जड़ों को फैलाना। ठीक है। और अगर आप लेट करेंगे तो वो ज़ाहिर है उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर किसी वजह से बाज़ दफ़ा मजबूरी होती है, आड़ती ने पैसे नहीं दिए या कोई और वजह हो सकती है, जेब में पैसे नहीं है, हाँ पैसे नहीं है जेब में, तो पहले पानी तक हम DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फास्फोरस
ज़मीन में हरकत नहीं करती, तो जहाँ डालेंगे वो वहीं पड़ी रहेगी, जड़ नीचे चली जाएगी, उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि हम बिजाई के वक्त होगा। तो इसका फ़ायदा यही है, जिस तरह बुच्चा साहब ने कहा है कि अब बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं जो पानी में घोल के आप उसको दे सकते हैं, या पाउडर फॉर्म में है, वो घुल जाती हैं पानी में, तो वो खादों का इस्तेमाल करें। दूसरा, न्यूट्रिशन के हवाले से एक शायद ज़हन में रखें कि ये फास्फोरस का काम सिर्फ जड़ों को फैलाना नहीं है, ये पौधे में एनर्जी पैदा करती है जो खुराक पत्ते में बनती है या जड़ से ऊपर आती है, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी फास्फोरस देगी, डीएपी से मिलेगी उसको। जी, डीएपी या बाकी जो आपकी नाइट्रोफास है, या लोगों को यही पता है कि बस डीएपी है, बस फास्फोरस है। ठीक है जी सर। अच्छा, अगर एक तो ये हो गया ना कि जी जेब में पैसे नहीं है, एक ये पैसे भी है, डीएपी दस्तयाब नहीं है, अगर ऐसी ये भी हो सकता है, ब्लैक में मिलती है बाद। अल्टरनेटिव इसके लिए फर्टिलाइजर है क्या वैसे डीएपी में? अमूमन डीएपी के मुतबादल नाइट्रोफास आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं, एमएपी मानो अमोनियम फास्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अब यूरिया फास्फेट आ गई है मार्केट में, तो ऑप्शंस हैं मौजूद। लेकिन ये होता है आमतौर पे जो डीलर हजरात रेट तय करते हैं ना डीएपी का, जितनी उसमें फास्फोरस है, वो हर खाद में उसी रेशो से रेट जो है वो फिक्स कर लेते हैं अपने तौर पे। जाहिर है अपने तौर पे ही होता है, वैसे तो गवर्नमेंट का जो रेट होता है, लेकिन वो जाहिर है जब मार्केट में शॉर्ट हो जाए तो फिर जाहिर है पूल हो जाता है। अपना क्या ख्याल है, डीएपी बेहतर कॉम्बिनेशन है बाकी खादों की निस्बत? बाकी खादों की निस्बत डीएपी इसलिए बेहतर होता है कि इसको इस्तेमाल करना आसान है। इसमें नाइट्रोजन जो है वो 18% होती है और 46% फास्फोरस होती है। अगर हम इसके अगेंस्ट सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो फिर जाहिर है हमें कोई 2.5-3 बोरी वो डालनी पड़ेगी, आधी बोरी यूरिया डालनी पड़ेगी, तो वो लेबर 3.5 गुना ज़्यादा, 4 गुना कह लेना बढ़ जाती है। तो लोग फिर कोशिश करते हैं कि इसको डीएपी कास्ट इफेक्टिव हो जाए, लेकिन इससे बेहतर खाद जो है वो नाइट्रोफास हो सकती है, और जिस तरह ये एमएपी मानो अमोनियम फास्फेट, क्योंकि ये तेजाबी खाद है, या सिंगल सुपर फास्फेट, क्योंकि हमारी ज़मीनें अल्कली हैं, अल्कलाइन हैं, तो इसमें तेजाबी खादों का जो है असर ज़्यादा बेहतर होता है। डीएपी ज़मीन की तैयारी के वक्त, गंदम की ज़मीन की तैयारी के वक्त कितनी रिकमेंडेशन है? इसमें यह है कि अगर ज़मीन आपकी ज़रखेज़ है तो 1 बोरी दें, अगर आपकी ज़मीन एवरेज है, औसतन है, तो फिर 1.5 बोरी दें, अगर ज़मीन कमज़ोर है तो फिर 2 बोरी दें। ओके, हम वहाँ प्रॉपर नहीं दे सके, पहले पानी पर आके अब देने मजबूरी बन गई है, वहाँ दे रहे हैं, तो इस फार्मूले को चेंज करना है पहले पानी पर, या इसी कॉम्बिनेशन से? कॉम्बिनेशन तो इसी तरह रहना चाहिए, क्योंकि ज़मीन, पहली तो बात यह है कि खादों के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि ज़मीन का तजिया कराया जाए। तो तजिया ही बताएगा कि आपकी ज़मीन का स्टेटस क्या है, और फिर बल्कि लेबॉर्ट्री वाले आपको बताते हैं कि ये कितनी खाद आपने इस फसल में डालनी है। अब तो इन्होंने एक ऐप भी बना दी है प्ले स्टोर पे खाद हिसाब के नाम से। उससे आप मुतमिन हैं उस ऐप से? उसमें 2 तरीके हैं। उस ऐप में अगर ये कह दिया जाए कि जी आपकी जेब में पैसे कितने हैं, उसके मुताबिक आप असल तरीका है कि उसमें ज़मीन का तजिया हो और उसका वो डालें, तो फिर उसकी आपको आ जाएगी ज़रूरत। असल तो ये है ना जी, अब ये दूसरी आप देख के आप फैसला करें कि कौन सी खाद डालनी। वो इसलिए है कि अक्सर लोग ज़मीन का तजिया नहीं कराते, जो नहीं कराएंगे तो फिर वो देख लें कि मैं कितने पैसे खर्च कर सकता हूँ, मेरी जेब में कितने पैसे हैं, तो उससे फिर वो एक बेहतर ना होने से बेहतर कुछ तजिया हो गया उसमें ना दिया। अच्छा बुच्चा साहब, ये तो हो गया ना खादों का इस्तेमाल, ख़ासतौर पर डीएपी का इस्तेमाल। अब आगे यूरिया का इस्तेमाल कब शुरू होता है गंदम में? मतलब एक काश्तकार को ये समझना चाहिए कि डीएपी उसने डाल दी, ज़मीन की तैयारी के वक्त डाल दी, पहले पानी के वक्त डाल दी, गंदम की बिजाई भी कर दी, गंदम आ गई, पहले पानी पर आ गई, अब जो मरला यूरिया का है वो स्टार्ट कब से होगा और कब तक जारी रहेगा? पहले पानी से स्टार्ट होगा सर, जब पहला पानी दे रहे हैं हम। ठीक है। फिर 2-3 पानी फसल के लिए बहुत अहम है। एक पहला पानी, एक वो पानी जब उसका जो सिट्टा जो है वो बन रहा होता है गंदम का, वो जगह मोटी सी हो जाती है, महसूस होता है। और एक उस वक्त जब वो गोब, दाना का गोब बन रहा होता है। ठीक है, जब उसका फ्रूट बन रहा है, दूध बन रहा होता है अंदर दाने के अंदर। ठीक है। ये 3 स्टेजेस ऐसे हैं जहाँ पे खाद की, नाइट्रोजन खाद की भी ज़रूरत है और पानी की भी ज़रूरत है। ये 3 पानी और 3 डोजेस नाइट्रोजन की ये देनी चाहिए। ठीक है। क्या रेशियो होनी चाहिए नाइट्रोजन की अगर इन तीनों मरहलों? सर देखें, पहले मैं तो आम तौर पे जो अपने फार्मर्स को रिकमेंड करता हूँ, या मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, पहले पानी पे आधी बोरी, अगले पानी पे 1 बोरी, फिर आखिरी पानी पे भी 1 बोरी। अच्छा, मतलब 2.5 बोरी आप? और आधी बोरी हम ज़मीन की तैयारी के वक्त भी देते हैं डीएपी के साथ? डीएपी के साथ। ठीक है जी। 3 बोरियां जी, ये 3 बोरियां। अगर
ये एनफ है, अच्छी पैदावार एनफ है। अगर वो जो बंदा 2 बोरियां डीएपी भी दे रहा है, 3 बोरियां नाइट्रोजन भी दे रहा है, ठीक है ना, उसके बावजूद अगर पैदावार बैलेंस न्यूट्रिएंट नहीं हुई, अभी और भी है, अभी बैलेंस न्यूट्रिएंट नहीं हुई। जब डॉक्टर साहब से पूछते हैं बैलेंस न्यूट्रिएंट। हाँ। अच्छा, ये पहले बैलेंस न्यूट्रिएंट पे बात करने से पहले मुझे ये ज़रूर बता दीजिएगा कि अगर यूरिया शॉर्टेज हो गई है, अवेलेबल नहीं है, कोई इशू हो रहा है, तो फिर उसका मुतबादिल क्या है? इसके मुतबादिल जो है वो अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है। और दूसरा मैं डीएपी में भी 18% जो है वो नाइट्रोजन होती है, यानी एक बोरी में 9 किलो। इसी तरह अगर नाइट्रोफास देखें तो अगर वो 20 है उसमें तो 10 किलो उसमें भी नाइट्रोजन होती है और 10 किलो जो है वो मजीद बात करते हैं, ब्रेक ले लें डॉक्टर साहब। अभी वो आपने मुतवाज़न खुराक भी बतानी है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, गंदों में बात कर रहे हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गंदम पे बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, गंदम की मुतवाज़न जो खुराक है, न्यूट्रिशन हैं, तो क्या होना चाहिए? मैंने 16 आपने कहे थे जी, 16 कहे थे। हाँ। जिसमें से जो है वो मैं बताता हूँ। CHO होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये हम हवा और पानी से फसल ले लेती है, इसको हमें देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये हम डीएपी, यूरिया, पोटाशियम सल्फेट वगैरह की सूरत में हम देते हैं। फिर होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सानवी कह लें ग़िज़ा, ये हम आम तौर पे नहीं देते। उसके बाद होते हैं ग़िज़ा ये अनासर सगीरा जिसको माइक्रो न्यूट्रेंट कहते हैं, जिसमें जिंक है, बोरान है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज़ है, मोलिब्डेनियम है। तो ये सारे जो है ये अनासर सगीरा होते हैं, लेकिन इनको थोड़ी मिकदार में चाहिए। इतनी लंबी फहरिस्त को तो नहीं। वैसे जो हमारी ज़मीनों में कमी जिस चीज़ की है वो मैं बता देता हूँ। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की कमी तो 95% ज़मीनों में समझे हो गई है। मतलब फिर आप 100% ही समझे ना, 100% समझे चाहिए। बाकी जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट में जिंक और बोरान की कमी आ रही है, ये भी जनरली है जी। ये अब यूँ समझे 50% ज़मीनों में इसकी कमी है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि ज़मीन का तजिया कराएंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, अगर नहीं कराया वो तो जिंक और बोरान जरूर डालें, इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। और जिंक क्या फ़ायदा देगा? जिंक जो होती है ये पौधे की बढ़ोतरी में इस्तेमाल होती है, और ऊपर ख़ास तौर पे जो उसके ऊपर वाले टिप से ग्रोथ निकलती है या बढ़ोतरी की तरफ जाती है या ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं, उसमें जिंक का किरदार होता है। और ये धान में तो इसकी लाजमी काश करनी, मतलब इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर धान के बाद गंदम कर रहे हैं तो फिर ना भी दें तो वो कुछ न कुछ गुजारा हो जाता है। फिर जिंक उसी मिकदार से बिल्कुल है। अब हमारी जो जिंकोल एक गंदम की वैरायटी आई है, अकबर आई है, जिसमें जिंक की क्वांटिटी ज़्यादा है, क्योंकि अगर गंदम में जिंक की कमी होगी तो हमें फिर सप्लीमेंट के तौर पे जिंक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पौधों की हम खाद में दे देंगे और दानों में आ जाएगा तो फिर हमें जिंक की इजाफी जिंक की जरूरत नहीं। जिंक किस मरहले पर देना है और किस अंदाज से? हाँ जी, जिंक में ये होता है कि बिजाई के वक्त नहीं देना चाहिए, क्योंकि फास्फोरस और जिंक का आपस में जो है वो सुलह नहीं है, अच्छी नहीं है, वो इनको एक दूसरे की जो है वो रोकते हैं। ठीक है। तो अगर आपने बिजाई पे डीएपी या फास्फोरस खाद दी है तो इसको पहले या दूसरे पानी पे देना चाहिए, ताकि इसमें महीने 2 का गैप आ जाए, तो फिर इसका ज़्यादा फायदा होता है। इसमें तकरीबन जो है वो 3 किलो 4 किलो फी एकड़ जो है, इसकी मुख्तलिफ होती है परसेंटेज, 33% वाला है या 22 वाला है, या तो उसके हिसाब से जो है वो अगर 33% वाला है तो 3 किलो फी एकड़ जो है वो आप दे सकते हैं। देना कैसे? इसके साथ अगर यूरिया मिला लें थोड़ा सा, अच्छा, और उसके बाद इसको इस्तेमाल करें तो आप फसल को देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लाश ग्रीन हो जाएगी इसका, क्योंकि अब जिंक कोटेड यूरिया भी मार्केट में आ गई है, सल्फर कोटेड यूरिया भी आ गई है, नीम कोटेड यूरिया आ गई है। तो यानी यूरिया की अफादियत को बढ़ाना है तो फिर इनके साथ अगर आप कॉम्बिनेशन देंगे। देना कैसे? जैसे यूरिया देनी है वैसे जिंक जी, उसके साथ 2 सूरतें हैं, या आप इसको घोल के ड्रम में तो उसको पानी के साथ दे सकते हैं, या आप जाहिर है वो फिर छटा करते हैं तो फिर पानी हल्का लगा देते हैं, छटे के बाद पानी लगा जी, बोरान पानी लगा के, तो जब गप आ जाए तो उस वक्त आप इसका छटा कर सकते हैं। उसको छटा कर लें। बोरान को कैसे देना है और किस क्वांटिटी? बोरान जो है इसका बड़ा अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहिए। इसको अगर आप स्प्रे की सूरत में दें, और जिंक को भी स्प्रे की सूरत में दे सकते हैं। ठीक है, महलूल बना के? जी, महलूल बना के इसका स्प्रे करें। बोरान पौधे पर करें? जी, पौधों पे, पूरी फसल पे आप स्प्रे करेंगे ना। बोरान का जो है वो 100 से 120 ग्राम 100 लीटर पानी में, और अगर जिंक साथ डाल रहे हैं तो 200 ग्राम डालें।
और इसको कम से कम 2-3 स्प्रे करें तो फिर इसका ज़्यादा फायदा होगा, नहीं तो फिर आप ज़मीन में दें। लेकिन एक चीज़ ज़हन में, पौधे के ऊपर जब स्प्रे, वो भी फायदा होगा, वो हाँ जी, पौधे डायरेक्ट जो है वो पत्तों के जरिए जो है ये इसको ऑब्जॉर्व करते हैं, लेते हैं अपने अंदर। अच्छा, तो वो सस्ता नुस्खा है। बिजाई में तो हम किलो में दे रहे हैं, तो स्प्रे में हम ग्रामों में दे रहे हैं। इसी तरह अगर बोरान को 200 ग्राम कर देंगे तो ये जला देगी। अच्छा, एहतियात करनी है, हाँ जी, ज़्यादा नहीं इसकी जो होती है वो कहते हैं ना, डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी दोनों के दरमियान नैरो रेंज है। इसको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। क्या मैक्सिमम क्या और मिनिमम? 120 ग्राम 100 लीटर पानी में, एक मतलब 100 ग्राम से 120 ग्राम। मैंने मेरे मुलाजमों ने पिछली गंदम जलाई है, ये धान पे किया है 200 ग्राम, तो मेरी पैदावार थे ऊपर से वो सिट्टे जल गए थे और पैदावार खासी मुतासिर। उन्होंने खुद तजर्बा किया या आपने करवाया? क्या मैं तो उनको बता के आया था ना, लेकिन वो गलती से डोज बढ़ गई। अच्छा, तो इसमें बड़ी एहतियात मेरी बाकी अगर 50 मन या 55 मन आई है धान, तो वो 38 मन आए थे 3 एकड़। इतना फर्क पड़ गया था। ठीक है। अच्छा मुझे साहब, अब ये हमने खादों में बात कर ली और न्यूट्रिशन में बात कर ली। ये हमारे जो सुनने वाले देखने वाले नाज़रीन है वो भी समझ के होंगे कि जी खादों के हवाले से कितनी एहतियात करनी है। एक और इम्पॉर्टेंट पहलू, और वो अमूमन जिसका सामना हमारे काश्तकार को गंदम की फसल में होता है, वो जड़ी बूटियाँ, जिसका आप पहले जिक्र कर रहे थे। जड़ी बूटियाँ किस मरहले पर बनना शुरू होती हैं, पैदा होना शुरू होती हैं? जी, जड़ी बूटियाँ देखें, 2 किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं, एक चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी और एक नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटी। ठीक है। चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी जो वो पहले पानी के बाद निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी। तो इसीलिए जब कहा जाता है कि जब पहला पानी तरवत्तर पे आए फिर, तो उस वक्त चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों का इंसदाद कर लेना चाहिए, स्प्रे कर लेना चाहिए उसके जड़ी बूटी पहले पानी। ठीक है, जब वो तरवत्तर की कंडीशन में। ठीक है जी। और जहाँ तक दूसरी अपना नैरो लीव्स का नुकीले पत्ते वाली है, वो दूसरे पानी के बाद उगनी शुरू होती हैं। उसमें दुम्बी सिट्टी है, उसमें जंगली जाई है, ये मेन जड़ी बूटियाँ फसल की दूसरे पानी के बाद नैरो लीव्स जो है। तो ये फिर अगली, लेकिन इसमें हमारा काश्तकार को देखना ये है कि वो चेक ये करे अपने कहीं माहिरीन को दिखा के कि मेरी जो फसल है उसमें जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी हैं, चौड़े पत्ते वाली भी हैं अगर और नैरो लीव भी हैं, तो फिर दोनों का इंसदाद करना है, कैसे करना है। और हाँ, दूसरी स्प्रे जब आप कर रहे हैं तो उस वक्त आपने देखना यह है कि कहीं चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ दोबारा तो नहीं आ रही, तो फिर आपको मिक्स करके दोनों अद्वियात, क्योंकि दवाएं मुख्तलिफ हैं, नैरो लीफ के अगेंस्ट मुख्तलिफ है और चौड़े पत्ते वाले के अगेंस्ट। अगर दोनों का अटैक है तो फिर मिक्स करके उस कॉम्बिनेशन के साथ। और कुछ ऐसी वीडिसाइड्स भी आ चुकी हैं कि जो दोनों के लिए इकट्ठी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेहतर ये है कि जो अलग-अलग हैं उन्हें मिक्स करके किया जाए तो ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव कंट्रोल आ सकता है। और इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि आपने पर एकड़ यील्ड का जिक्र किया, तो पर एकड़ यील्ड मेन जो काज है उसकी कम होने की, वो जड़ी बूटियों की है। अच्छा। जिस फसल में जड़ी बूटी ज़्यादा होगी उसकी खुराक जो है उधर मुंतकिल हो गई, वो बहुत तेज़ी के साथ, ये जड़ी बूटियाँ जो है बहुत तेज़ी के साथ खुराक जो जब्स कर लेती है। और फिर ख़ासकर जो नैरो लीव्स हैं, जंगली जाई, और ये अपने रूट्स से कुछ ऐसे पॉइजनस मटेरियल रिलीज़ करती हैं जो हमारी असल फसल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अच्छा, इसका कोई थ्रेशोल्ड लेवल भी है जिसको देख के काश्तकार ने इसके तदारक के लिए इकदाम करने हैं, या वो पहले ही समझ ले कि बस ठीक है पहले पानी के बाद जो है ना मैंने तैयारी कर लेनी चौड़े पत्ते वाले की? सर कर ले, क्योंकि हमारी ज़मीनों में इतने बीज मौजूद हैं, होनी है, ये आप छोड़ दें कि इसमें नहीं होगी। ठीक है। और दूसरे पानी पर नुकीले पत्तों की तैयारी कर ले। अब बाज़ जगह नुकीले पत्ते वाली नहीं होती, या बाज़ का हमारा काश्तकार जो है बिल्कुल इनका जो नुकीले पत्ते वाली है ना, इनका इनिशियली जो पौधा है वो बिल्कुल गंदम की फसल की तरह होता है। अच्छा, पता भी नहीं लगता, पता नहीं चलता। इसलिए मैं यही कह रहा था कि माहिरीन को डाले, इसमें कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंशिएशन होती है पौधों के दरमियान। ठीक है सर। डॉक्टर साहब से जरा मजीद राय लेते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक तो ये हो गया ना कि जी अब नुकीले पत्ते हैं, चौड़े पत्ते, जड़ी बूटियाँ हैं, इनको कंट्रोल करना है, उगाई हैं। बिजाई के मरहले पर भी कोई ऐसा इकदाम है जिसको करने से हम बच सकते हैं, या इनका जो दबाव है फसल के ऊपर इसको कम कर सकते हैं? लेकिन जवाब ब्रेक के बाद लूँगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गंदम पे बात कर रहे हैं
और डॉक्टर नाजिम लाबिर साहब हमें बता रहे हैं कि अगर आपने गंदम में जड़ी बूटियों की मकदार कम करनी है तो बिजाई के वक्त क्या एहतियातें करनी है। जी डॉक्टर साहब। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप बीज जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको साफ़ कर लें, उसमें जड़ी बूटी के बीज नहीं होने चाहिए। अच्छा, अगर वहाँ शामिल हैं तो आपने खुद ही उगा दी, वो तो खुद उगा दी। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपके पास वक्त है ज़्यादा तो फिर आप दोहरी रवनी कर दें। पहली रवनी जब करेंगे तो उसके बाद ज़ाहिर है जड़ी बूटी निकल आएंगी, फिर आप ज़मीन में हल चला के और उसके बाद आप काश करेंगे तो उससे जड़ी बूटियाँ कम होंगी। ये एहतियातें हैं। लेकिन जो कितने परसेंटेज फ़र्क आ सकता है? मैं ये क्योंकि हमारी जो जड़ी बूटी है ये 20 से 40% तक फसल का नुकसान करती है। यानी एक काश्तकार के लिए बात करूं तो 4 मन का अगर आप स्प्रे करते हैं 2000 रुपये का एक स्प्रे है, उसकी काश, और 4 मन पैदावार बढ़े तो 16,000 रुपया आपको मिल सकता है 2000 लगा के। ये हमारे काश्तकार को समझ आनी चाहिए कि हमें जो है वो देखना चाहिए कि तौर पर इन्वेस्टमेंट है जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिलना है। हाँ जी, 3 मन भी बढ़े तो 12,000 रुपये की है 2000 लगा के। तो ये हमें सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ महंगी है और मैं आज क्यों करूं। तो इस पे कोशिश करनी चाहिए क्योंकि जड़ी बूटी से फसल में काफ़ी सारा नुकसान होता है। और जिस तरह बुच्चा साहब ने बताया कि पहले पानी के बाद जो है ये निकलती हैं चौड़े पत्ते वाली और दूसरे पानी के बाद नुकीले पत्ते वाली। लेकिन इसके स्प्रे के लिए भी एक मखसूस वक्त है कि जब जड़ी बूटियां 2 से 4 पत्रों की हालत में हों तो जो मिकदार लिखी होती है वो स्प्रे करने से ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरा ये जड़ी बूटी उगी हुई जड़ी बूटियों को ख़त्म करती हैं ये केमिकल जो है हमारे। हाँ, जो नहीं उगी ये वो बाद में उगेंगे, लेकिन बाद में पौधा अपने ज़मीन को कवर कर लेता है और इतना आर्किटेक्चर बना लेता है कि बाद में अगर कोई जड़ी बूटी आए तो वो ज़मीन में दब जाती है, ग्रोथ ज़्यादा नहीं कर सकती। ठीक है। और ये जड़ी बूटी को स्प्रे बिल्कुल करना चाहिए और इससे अपनी आपकी पैदावार बढ़ेगी क्योंकि थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में हम एहतियात करते रहेंगे तो पैदावार 40 से ऊपर जाएगी। स्प्रे का मुतबादिल भी है कि आप जड़ी बूटी ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर गोडी कर लें कोई और कोई गोडी का पुराने वक्तों में ये करते थे कि बार हैरो चलाते थे, पहले पानी से पहले और पहले पानी के बाद। लेकिन अब वो ख़त्म हो गया, अब कहीं नहीं देखा, सिर्फ स्प्रे ही इसका बेहतर हाल है। वाज़-औक़ात काश्तकार ये समझता है कि यार मेरे पास वक्त भी है। नहीं, वक्त नहीं, वसाइल की। अब आप ट्रैक्टर से चलाएंगे बार हैरो और आपको 12 लीटर पेट्रोल लगे 2 दफ़ा चलाने में तो उसका देखिए और केमिकल स्प्रे ही बेहतर हल है कि आप इसका इकोनॉमिक्स भी तो निकाल ली है ना। अच्छा बुच्चा साहब, अब जो स्प्रे करना है जड़ी बूटी के तदारक के लिए, अब उसके लिए काश्तकार को करना क्या है? दुकानदार से जाके पूछे कि भाई मेरा आगे को बताओ कि भाई मैंने क्या स्प्रे करना है या क्या उसके पास रहनुमाई कैसे? बताना पड़ेगा उसको दुकानदार को कि मेरे वहाँ पे चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी है उसके अगेंस्ट है और बाकायदा तौर पे इस वक्त मुख्तलिफ प्रोडक्ट मौजूद हैं चौड़े पत्ते वाले, और उसे बताना पड़ेगा कि अब मैंने अंडरस्टैंड कर लेता है जड़ी बूटी कौन सी है। उसके लिए ये बादर करने की जरूरत नहीं है, वो सारा कुछ अब काश्तकार को हर चीज पता है कि चौड़े पत्ते वाली है, उसे तो पता है, उसने बेचनी भी है ना शायद, जो चीज जिस अंदाज से बेचनी है। इतना विजन है मैं समझता हूँ फार्मर के पास कि वो अब जाके कहेगा कि मुझे ये वाली दवा चाहिए। डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है इससे? मैं इस बारे में ये बताना चाहूँगा, मैंने बताया ना कि हमारा बहुत सारा फार्मर छोटा काश्तकार है जो क्रेडिट लेता है, उधार लेता है, और वो बैंकों से उधार नहीं लेता, डीलर से उधार लेता है। तो डीलर ही उसका डिसीजन मेकिंग करता है। अगर उसका जो मसला है उसके हिसाब से उसके पास प्रोडक्ट होगा तो वो उसको देगा और जाहिर है उसने अपना मार्जिन भी बनाना होता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि हम माहिरीन से पूछने की बजाय डीलर से जो है वो हम मजबूरी है, मजबूरी की वजह से समझना जो भी। तो फिर उसका हल है क्या? मतलब इसका हल तो माहिरीन ही है ना। नहीं, वो फिर क्या करे? महकमा ज़राअत की वेबसाइट पर जाए, कोई किसी को कॉल करे, वो माहिरीन कहाँ से लेना? महकमा ज़राअत आपने तो कहीं कंसल्टेंसी फराहम नहीं की। मुझे ज़राअत के शोबे से सबसे बड़ा यही गिला है कि आपको बाकी जिस शोबे में भी आपको माहिर चाहिए उनकी दुकानें खुली हुई हैं, कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, आप जाके रब्ता करें, वो आपको जाके आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं, भरमार है डॉक्टर्स की, ठीक है, लेकिन हमारे पास ज़राअत का डॉक्टर नहीं है। अगर आप अपने खेत का मायना कराना चाहते हैं तो मेरे पास कंसल्टेंट होना चाहिए ना कि जी आ जाए जी मेरे खेत का मायना कर दें, ये आपकी फीस है 1000 रुपये मैंने आपको दे दिए, 2000 रुपये दे दिए, मेरी सब्जी चेक कर लें, बाग चेक कर लें। तो ये कंसल्टेंट नहीं है, तो वो आखिर किधर जाए काश्तकार ना? बड़े काश्तकारों के पास तो ये कंसल्टेंसी मौजूद है, वो पे कर सकते हैं, लेकिन छोटा काश्तकार जाहिर है वो मैंने बताया है कि जो चलता ही उधार पे है,
तो वो ये सहूलतें जाहिर नहीं कर, उसका लेकिन consultant महकमा तो वो डीलर है, ज़राअत से जहाँ तक रब्ता उसकी करे तो यकीनन उसके पास ज़राअत ऑफिसर नहीं तो फील्ड असिस्टेंट तो आ ही सकता है। अच्छा चले हम अज्यूम कर लेते हैं, तो अगर वो आ जाता है तो फिर उसी से रब्ता करें। अच्छा मुझे सब ये बताइएगा कि अब हम इसकी कटाई और मार्केटिंग उस पर बात नहीं करते, अगला मरला है जब तो उस पर बात करेंगे। अभी जिस स्टेज पर है गंदम, इसमें आपके ख्याल में वो क्या एहतियातें हैं जो एक फार्मर को करनी है अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए जी, और उनसे सबसे बचना बड़ी एहतियात तो रस्ट के खिलाफ, जो लीफ रस्ट है उससे बचाव करना है। ये किस मरले पर अटैक? ये बस अब दूसरे पानी के बाद मैं बता रहा हूँ ना आपको, ठीक है। ह्यूमिडिटी इस वक्त नमी फ़ज़ा में मौजूद है, ठीक है। और जो फंगल डिजीज़ हैं वो उसके लिए सूटेबल है। ये सूटेबल एनवायरनमेंट है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। तो हमेशा याद रखिए कि फंगस की जो कंट्रोल है वो बीमारी आने से पहले किया जाता है, उसको स्प्रे। अच्छा, ये बीमारी बाद आने नहीं के होगा। बाद फंगस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। ये सीड बॉर्न नहीं है, ये एयरबॉर्न पैथोजन है, ये ठीक है। हवा के जरिए ये फैलती जहाँ है। फंगस लगी होती है वहाँ उसके अंदर भी कोई कीड़े बैक्टीरिया कुछ नहीं मौजूद सर, होता है? नो कैसे डाउट, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? इसका सिम्टम जो होते हैं ना, जैसे ईंट का कलर होता है ना, ठीक है। उस तरह के ऐसे वहाँ पे आपको निशानात नजर हो आएंगे। गए। हाँ जी। ये है क्या डॉक्टर साहब, आप इसमें को बता सकते हैं कि फंगस है क्या बुनियादी तौर पर? बेसिकली फंगस जो है ये एक जानदार है, और ये जो आपको पत्तों के ऊपर काला पाउडर, सफ़ेद पाउडर या भूरा पाउडर या रस्ट जिसको कहते हैं, ये जंग वाला जो रंग होता है ना उसका होता है। ये बेसिकली ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ये जो अच्छा। फंगस है, और ग्रोथ भी करती है? और वो ग्रो कर रहे, जो पाउडर आपको नज़र आ रहा है वो उसका बीज है, और अच्छा। उसने हवा के साथ आगे फैलना है। अच्छा। उससे जो आपका नुकसान वो बीज कर चुका है, इसका मतलब अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल कर चुका है ना, वो आपका नुकसान हो गया। अब उसने आगे मजीद उससे आगे बचाना है। ट्रांसफर लेकिन जिस तरह बुच्चा साहब ने कहा कि हमेशा फंजीसाइड जो है वो हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे की जाती है। जब आप मौसम को देखते हैं, ख़ास तौर पे इसका ज़्यादा अटैक शदीद जो होता है वो फरवरी में होता है, जब सर्दी ख़त्म हो रही होती है, दर्जा हरारत 18 प्लस माइनस के करीब हो और ह्यूमिडिटी बारिशें आ जाएं, तो फिर आपको बिल्कुल स्प्रे करना चाहिए। क्योंकि मौसम खुश्क हो तो फिर तो चलो, अगर नहीं करते तो शायद गुजारा हो जाए, लेकिन जब नमी बढ़ जाएगी तो फिर आप स्प्रे ज़रूर करें, आपने अगर फसल बचानी है तो। मतलब ये फंजीसाइड जो है इसका इलाज नहीं बल्कि इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। इसके अलावा मैं एहतियात करनी है पहले से ही जो है। और ये पत्तों पे हमलावर होती है सर। ठीक है। फूड फैक्ट्री है जो पौधे की, जब पत्तों पे ये सारी जहाँ से खुराक बन रही है, अगर फूड फैक्ट्री खराब हो जाए तो ज़ाहिर है पर एकड़ तो करना क्या है? रस्ट अगर उसके बचाव के लिए वही फार्मूला डीलर के पास रब्ता करना है और जो दस्तयाब दवाएं हैं उठा के उनको। सर इस वक्त देखें, जो फंजीसाइड जहाँ तक ताल्लुक है, फंजीसाइड जो आम तौर पे वो उसमें हेर फेर नहीं कर सकता फंजीसाइड में। अच्छा। वो जो ट्रेडिशनल फंजीसाइड है वो इसको कंट्रोल कर रही है। जितनी भी फंजीसाइड मौजूद है ना, मयारी है, ठीक है, वो कर रही है। क्योंकि हम यहाँ पे तो नाम नहीं ले सकते, बहरहाल फंजीसाइड है, ठीक है ना जी। तो फंजीसाइड्स जो है वो मयारी हैं, अच्छी हैं, वो कोई भी फंजीसाइड लेके वो स्प्रे करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रिवेंटिव। डॉक्टर साहब 30 सेकंड हैं, आप कोई एहतियातें जो हमने बहुत सारी डिस्कशन की है लेकिन पोटाश को भूल गए हैं। ठीक है। पोटाश जो है ये सबसे अहम ग़िज़ाई अनासर है, और ये पौधे में क़ुव्वत मुदाफ़त देता है, बीमारी के ख़िलाफ़, कीड़े के ख़िलाफ़, पानी की कमी को बर्दाश्त जरूर डालनी है जी, और गिरने से फसल को बचाता है। कितनी मिकदार में डालनी? बस ये एक बोरी जो है वो 50 kg वाली है या 25 kg वाली है, 3 एकड़ डालें, ये ज़रूर डालनी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमने गंदम में बात की, आपने बड़ी मेहनत कर ली, गंदम काश्त कर ली, बीज पे सरमाया खर्च किया, बिजाई पर जो रकम हुई वो खर्च की, DAP महंगी जो है वो डाली है, आगे यूरिया डालनी है। लेकिन इस वक्त जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगाही की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने अपनी फसल को किस तरह बचाना है, इससे अच्छी पैदावार कैसे हासिल करनी है। आपने जो फसल काश्त की है इसी से आप 50 मन फी एकड़ हासिल कर सकते हैं पैदावार। अगर आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि कहीं आप गलती कर रहे हैं, उस गलती को सुधारें और 50 मन फी एकड़ पैदावार हासिल करें। आप अच्छी पैदावार हासिल करेंगे तो सबको खाने के लिए वाफर गंदम मिलेगी, सस्ती गंदम मिलेगी, और हमें ज़र मुबादला भी हासिल होगा, मुल्क तरक्की करेगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।